मेरे को अरेस्ट किया गया था। देखिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को, लेकिन सरकार ने तो वीडियोग्राफी और मीडिया को ही बैन कर दिया स्कूलों में। मुझे लगता है इतना शोषण तो अंग्रेज भी नहीं करते होंगे। अगर आप रविंद्र सिंह भाटी जी के कमेंट सेक्शन में जाकर चेक करोगे तो आपका नाम मिलेगा, आपके कमेंट सेक्शन में आके देखूंगा तो उनका नाम मिलेगा। कैसा आपको पर्सनल लेवल पे है उनसे आपसे बातचीत होती है? निर्मल चौधरी का कोई भी इंटरव्यू, कोई भी पॉडकास्ट अधूरा है अगर उनकी गाड़ियों के बारे में जिक्र ना हो। हर किसी का सवाल है डिफेंडर कहाँ से आई, वेलफेयर कहाँ से आई। हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि छात्र राजनीति की सबसे बुलंद आवाज़ है और अब मुख्य धारा की राजनीति में जो है अपना योगदान दे रहे हैं, जिनकी आवाज़ से, जिनकी गूंज से जो है सरकार और सिस्टम हमेशा सतर्क रहती है और इनकी आवाज़ को हमेशा ही जो है तवज्जो दी जाती है। जब सड़क पर उतरते हैं तो गाड़ियों का काफिला लग जाता है। जलवा ऐसा कि यहाँ छुट्टियों के दिन भी अदालतें खुल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ उस राजस्थान के युवा चेहरे की जो ज़मीनी संघर्ष और अपने जन प्रतिनिधित्व के लिए जाने जाते हैं, द वन एंड ओनली निर्मल चौधरी। निर्मल चौधरी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब परिवार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, आप जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने उसके बाद की जर्नी तो हर किसी ने आपकी देखी है। जो संघर्ष आपने किया, जो आंदोलन आपने किए, कई ऐसी मांगे जिस पर सरकार ने साफ इनकार कर दिया था, वो आपने मनवाई और सच का साथ दिया। लेकिन उसके पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, आपकी बहुत बड़ी जर्नी रही। उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था तो मैंने देखा वहाँ पर कि प्रेसिडेंट बनने से पहले भी आपने धरने प्रदर्शन किए थे, मांगे रखी थी और उस कारण से शायद आपको बाल कारावास में भी जाना पड़ा था। हाँ जी भाई, जब एक गांव से आके शुरुआत करते हैं, जयपुर जैसे बड़े शहर में आते हैं, तो गांव के लोग जब शहरों में आते हैं तो उनके सामने सैकड़ों हजारों चुनौतियां होती है। सबसे पहले तो वो चुनौतियां व्यक्तिगत जीवन की इतनी आती है कि दूसरे के बारे में आदमी सोच ही नहीं पाता है जी। लेकिन जब हम लोग व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़े तो फिर सोचा कि और इस लड़ाई को मजबूत कैसे कर पाएं और लोगों के दुख दर्द कैसे कम कर पाएं। तो हमने शुरुआत करी स्टूडेंट्स की मदद करने की। एक दूर दराज से जो स्टूडेंट आते हैं, जो एक दिन का काम होता है, 1 घंटे का काम होता है, वो बाहर से आने वाले लोगों को हफ्तों में बढ़ जाता था। तो उस हफ्तों के काम को हमने घंटों में करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे आंदोलन करने की शुरुआत हुई। जब आंदोलन करते थे और हमारी कोई आवाज़ सुनता नहीं था जी। तो हम उस आवाज़ को ऐसा बुलंद करते कि क्रांति के रूप में उस आवाज़ को बना देते। तो ऐसे ही करते करते, आंदोलन करते करते, फिर प्रशासन के लोग हमेशा जो जोर से बोलते हैं उनको रोकने के लिए हर प्रयास आवाज़ उठानी पड़ती है। तो उस आवाज़ को दबाने के लिए जब सामने वाला व्यक्ति जुल्म करता है, जोर लगाता है, तो उस जुल्म से ऊपर उठने के लिए, उस जुल्म को कमज़ोर साबित करने के लिए सबसे पहले सामने आता है पुलिस का प्रशासन। जब उस पुलिस के प्रशासन से भी आर पार की लड़ाई होती है तो जेल का भी सामना होता है। बिल्कुल। तो तो इन जेल का, बाल कारावास का, ये सफ़र हमारा बचपन से रहा है और हम कभी इससे डरे नहीं हैं। बार बार हमने ये सिद्ध किया है कि सांच को कभी भी आंच नहीं आ सकती। सही बात है। तो सत्य को पार डालने के लिए हमने हमेशा आखिरी बिंदु तक लड़ाई लड़ी है, चाहे उसका परिणाम व्यक्तिगत मुझे कुछ भी भुगतना पड़ा हो। मैंने भुगता, फिर वापस वैसी शुरुआत करी और उसी हौसले के साथ लोगों की आवाज़ को बुलंद करना जारी रखा। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी थी, ये मतलब यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही आपको ऐसा लगा कि यार काफ़ी चीज़ें गलत हो रही है, अब मुझे जो है कमान संभालनी पड़ेगी, या फिर उससे पहले भी अपने स्कूल टाइम पर लीडरशिप क्वालिटी थी? भाई, असल में आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे जिस जिस
चीज़ की आवश्यकता पड़ती गई, धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप होती गई। तो लीडरशिप ये एक ऐसा शब्द है जो एक दिन में, एक घंटे में, एक महीने में तैयार नहीं हो सकता। जी। इसके लिए वो गाँव में कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी तरीके से हर पल इसके किरदार में जीना पड़ता है। इसके किरदार को हर जगह परीक्षा होती है, उसमें सत्य साबित करना पड़ता है। नहीं, मेरा पूछने का पॉइंट ये था कि मतलब एक होता है ना, एक स्कूल टाइम से, बचपन से होता है कि हम क्लास के मॉनिटर रहते हैं या फिर टॉपर होते हैं, टीचर्स के फेवरेट होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो वो मतलब क्या स्टूडेंट लाइफ स्कूल की कैसी रही थी आपकी? क्योंकि उस टाइम पर अपन इतने सीरियस नहीं होते कि अपन सीधे प्रशासन से टकरा रहे हैं, उस समय तो डंडा खाना है हाथ पे, तो खाना ही है। तो उस टाइम पे मतलब नहीं, किस देखिए, तरीके मैं से? स्कूल में भी विरोध करता था जो टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते थे। यदि गवर्नमेंट हॉस्टल्स, स्कूल से या फिर प्राइवेट स्कूल से? मैं 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा। हम्म। 8वीं के बाद मैंने प्राइवेट स्कूल हॉस्टल ज्वाइन कर लिया। हम्म। हमारे गांव में स्कूल 8वीं तक ही था। अच्छा। तो उसके बाद प्राइवेट स्कूल में मैं हॉस्टल में रहता था। तो अलग अलग जगह, अलग अलग हॉस्टलों में रहे, तो बड़ी स्टूडेंट्स को दुविधाएं होती थी। बचपन में एक तरीके से बचपन ही होता है, 9-10 साल के जब बच्चे होते हैं तो वो बिल्कुल जैसा बर्ताव किया जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको सहन करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से था कि जो गलत है वो गलत है, उसको मैं चाह के भी रोक नहीं पाता था। नहीं, सुनकर ऐसे लगता है बहुत बहुत जल्दी मैच्योर हो गए, क्योंकि मुझे याद है जब मैं 9th या 10th क्लास में था, मुझे तो पता भी नहीं होता था कि भाई जो बोल दिया कर लिया, जो होमवर्क दे दिया करना है तो करना है। कभी क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं हुआ उस टाइम पर। शायद ये चीज़ें जो है आज के युवाओं में भी, हम जेन जी की बात करते हैं तो तब जाकर डेवलप होती है जब हम कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप 9th और 10th क्लास से ही इस तरीके की सोच रखते थे तो डेफिनेटली वो लीडरशिप क्वालिटी तो हमेशा से ही थी। भाई, लीडरशिप तो असल में क्या होता है, जब हर व्यक्ति जन्म लेता है तो हर व्यक्ति में लीडरशिप होती है। बिल्कुल। बस वो किरदार अलग अलग हो जाते हैं। आज आप जैसे मीडिया में काम कर रहे हो, कोई खेती में काम करता है, कोई नौकरी से आगे बढ़ता है, कोई व्यापार में होता है। लीडरशिप हर व्यक्ति में होती है। बस उस लीडरशिप में आप कितने प्रैक्टिकली निखार ला पाते हैं। तो हम जब छोटे थे, स्कूल के बाद गाय भैंस चराने के लिए खेत में जाते थे, या खेत से गाय भैंस लेके आते थे, या छुट्टी वाले दिन खेत में जो हमारे परिवार के लोग काम करते थे उनके लिए खाना लेके जाते थे। जो हमारे गांव में उसको कहते हैं भाता। भाता। जो दोपहर का खाना होता है उसको भाता बोलते हैं। तो वो भाता लेके जब हम घर वाले सारे जब खेत में होते थे, घर पे सिर्फ दादी होती थी खाना बनाने के लिए, तो दादी खाना बनाती थी और हमारी ड्यूटी ये होती थी कि वो खाना हम खेत तक लेके जाएं। तो तब से ही डिसीजन ऑटोमेटिक मजबूत होते जाते हैं। वो ज़मीनी संघर्ष इतना हो जाता है। तो जब आप यूनिवर्सिटी में आए तो आपने मतलब धीरे धीरे वो अपनी आवाज़ उठानी शुरू की। लेकिन आज भी क्या आप याद करते हो, क्योंकि सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है कॉलेज का पहला दिन, यूनिवर्सिटी का पहला दिन। आपको याद आता है कि पहला दिन कैसा रहा था आपको यूनिवर्सिटी मेरा में? पहला और आखिरी दिन हमेशा एक जैसा ही रहा, क्योंकि मेरे अंदर जो एक भय होता है, अच्छा। डर होता है। मैं सजा स्वीकार करता था हमेशा, लेकिन डरता नहीं था। मैंने स्कूल में भी, हाँ हाँ। मैं यदि किसी चीज़ के खिलाफ बोलता था तो मैंने बहुत बार सजाएं स्वीकार की, और वही यूनिवर्सिटी में हुआ। तो पहला दिन ऐसा था कि आपको भी इधर उधर भटकाया था कि भाई ये डॉक्यूमेंट हाँ, यहाँ हाँ, नहीं, ये हाँ, डॉक्यूमेंट वहाँ कर? हाँ, खूब। तो शायद वहीं से मोटिवेशन मिला कि भाई ये तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। जब घर से कहते हैं ना कि मान लो आप 5,000 रुपये लेके आते हो, और वो 5,000 रुपये आपके पहले हफ्ते में ही खर्च हो जाए, तो फिर बाकी उन दिनों को जीने के लिए वो लीडरशिप ऑटोमेटिक तैयार होती है सही बात है। कि किस तरीके से पैसा बचे, और जो 1 रुपये का काम है उसके 10 रुपये खर्च नहीं हो। तो जब आपने सोचा कि छात्र राजनीति में उतरकर आवाज़ उठाई जाए, तो आपने NSUI से टिकट के लिए वो प्रयास किया, पर वो उस समय नहीं, मैंने हमेशा से कभी टिकट मांगा ही नहीं था। अच्छा। हाँ, राजस्थान तो ये चर्चा यूनिवर्सिटी तो की जो खूब मैंने थी तैयारी कि करी, आपने वहाँ से टिकट मांगा पर मिला नहीं, उसके बाद आपने नहीं, दलील ये लड़े। जो लोग यूनिवर्सिटी के आसपास नहीं थे वही लोग इस बात की चर्चा करते हैं। जो यूनिवर्सिटी में थे, मैंने कभी किसी से टिकट नहीं मांगा। फिर भी बहुत, एक जो आपकी जीत थी वो बड़ी ऐतिहासिक जीत थी।
तो वो वाकई में काफ़ी कमाल की चीज़ है और अभी भी बहुत स्टूडेंट जो हैं आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं इस चीज़ को लेकर। तो बाद में फिर जुड़ाव कैसे हुआ आपका? जब उस समय आपने टिकट नहीं मांगी तो फिर बाद में आपका जुड़ाव कैसे रहा? देखिए, क्या होता है कि हर पार्टी की अपनी विचारधाराएं होती है, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। तो हमारी विचारधारा किसान और मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, पीड़ित शोषित जो लोग हैं, उनकी मजबूती के लिए कौन सोचता है, कौन उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए सोचता है या अपने विचार रखता है। तो जहाँ ये विचार एक साथ शामिल हो जाते हैं तो और उनकी आवाज़ मजबूत हो जाती है। तो हमने ऐसा ही प्लेटफॉर्म चुना। मेरी पसंद या नापसंद अपनी जगह है। मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, उन लोगों की पसंद नापसंद क्या है, मेरे लिए वो ज़रूरी है। सही है, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बने उसके बाद आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी, हम कहें एक तरफ से सोशल मीडिया पर भी और ग्राउंड पर भी बहुत नेक्स्ट लेवल चली गई थी। और शायद मंच पर जो कई बार कंट्रोवर्सीज़ हुई या फिर बवाल हुए, आपको लगता है कि वो एक तरह की जेलेसी थी या फिर क्या वो आंतरिक विवाद रहा, क्या था वो? क्योंकि मेरे उसमें नॉर्मल स्टूडेंट बड़ा जो है उसमें परेशान हुआ, कई लोगों ने एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया तो कई लोगों ने जो है उसमें देखिए मेरे न्यूज़ ढूंढ भाई, ली अपनी। जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जो दुख दर्द दुविधाएं जो आती है वो आपको मजबूत करती है। और जिसको आप फैन फॉलोइंग कह रहे हो, हमारी भाषा में हम उसको आशीर्वाद कहते हैं पब्लिक का। यदि एक परिवार में 5 बच्चे होते हैं और 5 में से जो बच्चा ज़्यादा आशीर्वाद का भागीदार होता है तो घर परिवार के लोग भी उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, ज़्यादा उसको दुआएं देते हैं। बिल्कुल। उन दुआओं के और उस आशीर्वाद के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो राजस्थान में फ़िलहाल छात्र संघ चुनाव को लेकर जो है काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, कभी प्रोटेस्ट हो रहा है तो कभी अलग चीज़ें हो रही है। आप छात्र राजनीति और राजस्थान यूनिवर्सिटी से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं एंड आपसे ज़्यादा गहराई से इस बारे में कोई नहीं जानता। तो आपको क्या लगता है छात्र संघ चुनाव को बंद करने का कारण क्या था और वापस शुरू ना करने का कारण क्या है? निर्मल चौधरी क्या देख पाते हैं? देखिए, ये काम डरे हुए और कमज़ोर लोग करते हैं। असल में छात्रों की क्रांति का भय प्राइम मिनिस्टर को भी होता है। और छात्र हमेशा जब जब क्रांति करते हैं तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुका देते हैं। हमने जब ये चुनाव बंद किए थे उस टाइम भी बड़ा विरोध किया था। तो उस टाइम सरकार ने जैसे जैसे गुमराह करके समय निकाल दिया। फिर जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आई है, उस सरकार के लोग ही बात करते हैं कि उसने बंद किया, उसने चालू किया। अरे हम बात चालू करने की कर रहे हैं जी। आप चालू कीजिए और फिर कहीं बोलिए कि इन्होंने बंद कर दिया। तो जो डरपोक लोग होते हैं वो हमेशा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये डरी हुई मरी हुई सरकार सत्ता में है। असल में नए स्टूडेंट्स लीडर जो आते हैं जी। वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, नफ़े नुकसान की राजनीति नहीं जानते हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं उनको अपने बच्चों की चिंता होती है कि ये नए लोग आ जाएंगे तो इनकी नेतृत्व की क्षमता मजबूत होती है, इनके सामने हमारे बच्चे तो टिक ही नहीं पाएंगे। तो असल में नेतृत्वहीन सिस्टम को बनाने के लिए कमजोर लोग आखिर इसी तरीके का डिसीजन लेते हैं। आज आप ये सोचिए कितने बड़े नेता हैं जो छात्र संघ चुनाव से निकले हैं, बिल्कुल। वही लोग नहीं बोलते हैं, वही लोग छात्र संघ चुनाव का समर्थन नहीं करते हैं। तो इस दुनिया में बड़े स्वार्थी लोग हैं और बड़े छोटी सोच के लोग हैं। लेकिन इसमें आप किसी पार्टी को दोष कैसे दे सकते हैं? क्योंकि बंद कांग्रेस पार्टी जब राजस्थान में थी तब हुए, अभी चालू कराने की बात है तब बीजेपी वाले हैं, लेकिन विरोध वो भी कर रहे हैं कि चालू करना चाहिए। बंद तो उन्होंने ही किया था। देखिए, जिसने गलती करी उसको हम लोग कोई मेडल नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब यदि मैं कांग्रेस से मांग करूंगी कांग्रेस पार्टी चालू करे तो उसके लिए पहले कांग्रेस को सत्ता में आना पड़ेगा। अभी तो खैर प्रैक्टिकल ही नहीं। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो ये मांग हम भारतीय जनता पार्टी से ही करेंगे कि छात्र संघ चुनाव शुरू करो।
और भारतीय जनता पार्टी इतनी नाकारा साबित हो रही है कि स्टूडेंट्स की बात ही नहीं सुन रही। जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं उनको लाठी डंडा अरेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर दुर्व्यवहार अत्याचार कर रहे हैं। तो इस तरीके की बदतमीजी लोकतंत्र में कहीं भी मायने नहीं है। अभी हमने रिसेंटली देखा शुभम रेवाड़ नाम के छात्र नेता हैं, उन्होंने कितना लंबा संघर्ष किया, इवन अनशन किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कुछ दिन और रहेंगे तो काफ़ी तबीयत ख़राब हो सकती है, परेशानी हो सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने वहाँ पर जाकर उनसे बात की, अशोक गहलोत जी गए, उनका अनशन तुड़वाया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो ये संघर्ष बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो इसका आप देखिए, जो काम सत्ता को करना चाहिए वो विपक्ष कर रहा है, लोगों की चिंता करना। आज यदि कोई व्यक्ति इतने दिन से अनशन करता है तो सरकार का मुख्यमंत्री इस पे ध्यान देता है कि क्या वजह है, उसका समाधान करते हैं। ये तो कितने अनसुने लोग हैं, कमजोर लोग हैं, अपने कान बंद करके रखते हैं कि हमें तो कोई सुनाई नहीं दे रहा, आंखें बंद करके रखते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके का जो रवैया है वो अक्सर तानाशाही लोग करते हैं। तो कुछ टाइम पहले जब राकेश बिश्नोई जी का जो केस था, जिसमें आपने धरना प्रदर्शन दिया था एसएमएस अस्पताल के सामने, तो उसमें आपके प्रदर्शन के बाद सरकार को जो है अपनी मांगे, आपकी जो मांगे थी वो पूरी करनी पड़ी। और इससे पहले भी हमने देखा है कि निर्मल चौधरी ने जब जब आवाज़ उठाई है, कोई सी भी सरकार हो, बात तो मानी गई है। तो आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव के लिए आपको भी मैदान में उतरना चाहिए? क्या पता आपको कामयाबी तो मिल जाए। पहले दिन से मैदान में है, छात्र संघ चुनाव को लेके पहले दिन से मैदान में। और हम लोग तो पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव के नुकसान क्या है आप बताइए। आज यदि राजस्थान की सरकार पब्लिक के बीच में आके 5 नुकसान भी गिना दे छात्र संघ चुनाव के, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होने से ही नई लीडरशिप तैयार होगी और इन जो आम जनता है उनका भविष्य भी उज्जवल उसी में हो सकता है कि छात्र संघ चुनाव होंगे, उससे नए नेता आएंगे, वो नेता ग्राउंड के लोग होंगे, ग्राउंड पे आके वो लोग काम करेंगे। लेकिन ये डरते हैं लोग, सरकार में बैठने के बाद में हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कम से कम आवाज़ उठे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग संघर्ष करते हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसा आपने भी किया। अभी बात कर रहे थे हम लोग राकेश बिश्नोई जी का जो उस समय मामला हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से एग्ज़ाम सेंटर से एक आम छात्र नेता की गिरफ्तारी होती है, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आते हैं, आपको गिरफ्तार कर कर ले जाते हैं, राहुल गांधी जी की लीगल टीम आकर आपके लिए आवाज़ उठाती है, छुट्टी वाले दिन कोर्ट खुलता है, फैसला होता है, आप बाहर आते हैं, लाइक एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब इस तरीके की चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि यार चल क्या रहा है ये। तो क्या था उस समय, बहुत सारी चर्चाएं चली। कई लोगों ने कहा कि जिस रात आपको अरेस्ट किया गया था कि निर्मल चौधरी को बहुत प्रताड़ित किया गया, वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि निर्मल चौधरी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। एग्जैक्टली उस समय हुआ क्या था? देखिए क्या होता है कि आप ये खुद सोच सकते हैं कि मतलब किस भावना के साथ मुझे एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम भी पूरा नहीं देने दिया, अरेस्ट करके पुलिस लेके गई। तो आपको लगता है कि वो भ्रष्ट जो ऑफिसर्स थे वो मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे? मेरे साथ दुर्भावना से जो व्यक्ति कार्रवाई कर रहा है उसका जितना बस चलेगा वो दुर्व्यवहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर देखिए, हमेशा ये साबित हुआ है कि सत्य को कभी भी आप परेशान तो कर सकते हो लेकिन पराजित नहीं कर सकते। अगले दिन संडे था, इन लोगों का ये मंसूबा, इस मंसूबे के साथ इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था कि निर्मल चौधरी की तो हम 6 महीने तक जमानत नहीं होने देंगे। मेरे ऊपर ये तरह तरह के आरोप लगाते हैं, सिवाय ये आरोप लगाने के इससे बढ़ के और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने हमेशा हर काम पब्लिक के हित में किया, पब्लिक के हित में सोचा है। असल में जो अपराधी होता है उसकी मानसिकता ये हो जाती है कि वो दूसरे को भी अपने जैसा आंक लेता है। तो ये लोग सोचते हैं कि हम इतने बुरे हैं तो सामने वाला भी बुरा है जी। मैंने मेरे जीवन में पब्लिक हित के अलावा कोई काम ही नहीं किया, तो आप मेरे ऊपर कोई अपराध कहाँ से मंड दोगे? वो तो पुराने केस में शायद उन्होंने ये कहा था कि पुराने केस में अरेस्ट किया है, तो वो एग्ज़ाम के टाइम ही उनको मिला अरेस्ट करने का, पुराने केस में भी। आप सोचिए भाई, उन लोगों को यूं लगा कि ये अकेला एग्जाम में मिल सकता है, बाकी तो हमेशा इसके आसपास लोग रहते हैं, तो हम अपनी जो ये भाव है, हमारा दर्द के जो भाव है वो इसके ऊपर कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे, इससे बदला नहीं ले पाएंगे। अब देखिए, जब सिस्टम में बैठे लोग बदले की भावना से काम करने लग जाए तो उसके बाद
आगे अंधेरा है, सिवाय अंधेरे के और इन लोगों की मानसिकता को कुछ भी नहीं बदल सकते। नहीं मान लीजिए अगर आपसे भी परेशानी थी तो आपके चक्कर में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स का वहाँ टाइम वेस्ट हुआ होगा उस दिन, कितने बच्चों का पेपर छूट गया होगा। ये तो सत्ता में बैठे हुए लोगों में इतनी बुद्धि हो तब सोचे ना कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं या जनता के खिलाफ में काम कर रहे हैं। आज आप सोचिए, पुलिस यदि इस तरीके के झूठे काम करती है, झूठे मुकदमे लगाती है, झूठा अरेस्ट करती है, तो पुलिस की छवि कितनी खराब होती है। आज आप सोचिए पुलिस की छवि क्या रह गई है समाज में। पुलिस लोगों के अंदर जो अपराधी होते थे, अपराधियों में भय होता था और आमजन में विश्वास होता था, तो अब अपराधियों में विश्वास है और आमजन में भय पैदा करने का काम करती है पुलिस। तो ये कितने दिन इस तरीके की तानाशाही चला पाते हैं, ये देख रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। तो सर उस समय पर जब आपको अरेस्ट किया गया, काफ़ी सारी चर्चाएं चली कि दिल्ली से राहुल गांधी जी की जो लीगल टीम थी वो आपके लिए भेजी गई। तो आपको अनुमान था या फिर आपके लिए भी वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि यार मेरे लिए इतना कुछ किया जा रहा है? देखिए, यदि आप सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद करते हो तो जो सच्चे और अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं और हमेशा आपको अकेला नहीं छोड़ते। तो आपको था कि मतलब मेरे लिए आवाज़ उठेगी, मैं नहीं, नहीं जीवन में मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मैं लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ तो मुझे भगवान ही इतनी ताकत और आशीर्वाद देंगे कि मुझे किसी की इस तरीके की मदद की आवश्यकता ही क्यों पड़े। ये तो काम ही इस तरीके का हुआ ना कि लोकतंत्र में तो इसको जगह ही नहीं है। ये तो तानाशाही तरीके से हैं जो रवैया अपनाते हैं, तो ऐसी चीज़ें सोचते थोड़ी हैं अपन कभी। ये तो जब धरातल पे परिणाम आते हैं। जब मैं वहाँ थाने में था तो बहुत सारे पुलिस अफसर थे कि अब तो 6 महीने पहले थोड़ी बाहर आएगा, तुझे क्या लगता है कि तू कल ही आ जाएगा। मैंने कहा देखिए, मुझे न्यायपालिका पर पूर्णतया भरोसा है और वो कल का दिन आने दो, आप उसके बाद बात करेंगे। तो कभी फिर उसके बाद हुआ कि वो मिले हो वापस से? देखिए, झूठे लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो आपके आंखों फेस के कर सामने पाए। आके खड़े हो पाए। तो छात्रों के लिए आपने टाइम टाइम पर आवाज़ उठाई है, प्रदर्शन भी किए हैं, अपनी मांगें जो है मनवाई है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि आप असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है एक मजबूत पिलर की तरह खड़े थे। किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान का एक छात्र नेता वो असम में जाकर लोगों के लिए जो है मसीहा बन जाएगा। क्या माइंडसेट था, क्या थॉट था कि आप असम पहुंच गए? देखिए, जब आपके सामने चीज़ें आती है और आपने भी अपने जीवन में दुख और दर्द का सामना किया होता है, तो आप हमेशा अगले का दुख और दर्द अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैंने ये सोचा कि मैं कितने लोगों का दुख दर्द कम कर सकता हूँ, वो मैं प्रयास वहाँ करूँगा। और एक सच्चे हिंदुस्तानी का यही धर्म होता है, यही इंसानियत होती है कि संपूर्ण हिंदुस्तान में यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई दर्द आता है और उस दर्द से वो दुखी होता है, तो उस दुख को सब लोगों को मिलकर बांटना चाहिए। मैंने आपकी सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखी, काफ़ी वायरल चल रही थी। वहाँ पर भी, यहाँ राजस्थान में तो फिर भी कई लोग आपको ताना मार देते कि इतनी सारी गाड़ियाँ लेकर जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर मदद के लिए भी वो गाड़ियों का काफ़िला छोटा नहीं था और बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो आपके साथ मदद में जुटी हुई थी। क्या सामग्री वगैरह, मतलब क्या लेकर गए थे आप, किस तरीके से आपने प्लान देखिए, किया खाने था? पीने की सामग्री हो गई, पानी के आरओ वगैरह हो गए, बिस्तर हो गए, बर्तन हो गए, मेडिकल की सामग्री हो गई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सामान हो गया। मतलब जो जो सामान हर दिन आवश्यक होता है लोगों को, वो हर सामान हमने दिया वहाँ। मतलब आप जब पहुँचे तो क्या परिस्थितियाँ आपने देखी वहाँ पर, क्या आपका वहाँ अनुभव लोग घर रहा? से बाहर नहीं निकल सकते, लोगों के घर डूब गए, वो लोग सड़क पे रह रहे। वहाँ लोग जगह जगह छोटे छोटे अपने जो भी जगह डूबी हुई नहीं है, वहाँ अपनी छोटी तिरपाल से झोंपड़ियाँ बना के उनमें गुजारा कर रहे हैं। वहाँ के पशु पक्षी मर चुके हैं। वहाँ के लोगों के लिए मतलब सांस के अलावा सब, सांस लेना ही वहाँ आसान है, बाकी सब कुछ दूभर हो चुका है। तो वहाँ पे लोकल जो अथॉरिटीज़ है वो कुछ नहीं कर रहे उनके लिए? यदि लोकल करते तो हमारे को आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो फर्स्ट टाइम आपको कब लगा कि यार नहीं, मुझे जाना चाहिए वहाँ पर? जब वहाँ का एक वीडियो मेरे सामने आया कि लोग करा रहे थे, पशु पक्षी मरे हुए बह रहे थे, घर डूबे हुए नजर आ रहे थे,
तो मेरी एक आत्मा से मनसा हुई, क्योंकि असम के अंदर कोई मेरे को पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए। पॉइंट क्या नहीं होता है कि जीवन में मैं किसी का देख के गया, हम्म, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी भी मदद यदि कोई देख रहा है तो उसके मन में भी भावना पैदा हो और वो लोग उनकी मदद के लिए वहां जाए। एक एक व्यक्ति से ही वहां 8-10 लाख लोग पीड़ित थे, तो मैं 8-10 लाख लोगों का, सब लोगों का दर्द और दुख खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरी तरफ से जितने भी लोगों का दुख दर्द कम कर पाऊं वो मैंने प्रयास किया। उससे देख के और कितने लोग अपनी आत्मा की आवाज सुन के उनके बीच पहुंचे और उनकी मदद करें, ये हम लोगों की मंशा है। हाँ, शायद ये घटना अगर राजस्थान में हुई होती और आप मदद करने जाते तो शायद लोगों को पता होता कि निर्मल चौधरी है, पॉलिटिशियन है, इसीलिए हमारी मदद करना है। लेकिन वहाँ पर तो आप उनके लिए एक सामान्य व्यक्ति थे, एक नॉर्मल इंसान था जो मदद करने आया है। फिर भी जो मैं आपकी रील्स वगैरह देख रहा था कि कितनी बुजुर्ग महिलाएं, कितने बच्चे आपके साथ इस तरीके से थे, आपको आशीर्वाद दे रहे थे। सीरियसली इसके लिए तो मैं पर्सनल लेवल पे आपको कहना चाहूँगा कि ये तो मतलब सबके लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि आपने ये चीज़ सोची और वहाँ आप गए, सबकी मदद की, और वाकई में इसके लिए तो आपको सल्यूट बनता है। तो थैंक यू। जब आप वहाँ थे तो उसके बाद में हमने देखा कि कई सारे जो वहाँ के लोकल जो जाट समुदाय के भी शायद लोग थे, नहीं, सभी समुदायों के सभी समुदाय के थे, तो उन्होंने आपको सम्मानित भी किया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो उनको बाद में पता चला कि आप आए हुए हैं। हाँ, उन्होंने जब हम लोग पहुंच गए, हमें 2-3 दिन हो गए वहाँ मदद करते हुए, उसके बाद वहाँ के लोकल लोगों के फ़ोन आने लगे कि यार ये हमारे लिए बड़ी गौरव और सम्मान की बात है कि यहाँ के लोग हमारा भी धन्यवाद कर रहे हैं कि राजस्थान से कोई तो आया जो हमारे दुख दर्द को बांट रहा है। तो राजस्थान का गौरव भी इन कामों से बढ़ता है, तो मैं हमेशा इस तरीके का काम करूँगा। वहाँ के रहने वाले लोगों का सम्मान यदि आसाम के लोगों के बीच में बढ़ता है तो इस तरीके का काम मैं बार बार करूँगा। वैसे तो इस सवाल का जवाब ऑलरेडी आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर ना हमेशा आप अच्छा करो बुरा करो उसकी चर्चाएं तो होंगी ही होंगी। अब आपने अच्छा काम किया है तो भी लोग ये ज़रूर कहेंगे कि ये तो सोशल मीडिया के लिए किया है। तो देखिए भाई, जिसकी जो मानसिकता मैंने आपको कहा ना, जो आपराधिक मानसिकता का है उसको हर कोई अपराधी नजर आता है। जो तुच्छ सोच का सोचता है और उसके दिमाग में वो हावी है, तो वो हर व्यक्ति को वैसा ही सोचता है। आज मैं अच्छा सोचता हूँ तो मुझे हर कोई अच्छा दिखता है, जो बुरा सोचता है उसको हर कोई बुरा दिखता है। तो जो जैसा है वो वैसी अपनी धारणा बना लेता है। आप उसमें जंतर मंतर कॉकरोच जनता पार्टी वाले प्रोटेस्ट में भी गए थे, वहाँ से एक डायलॉग आपका बड़ा वायरल हुआ, इवन सदन में भी कोई नेता थे उन्होंने यूज़ किया कि कुछ पुचू ऐसे करके कुछ, क्या क्या था वो? देखिए, जैन जी बड़े प्यार से शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रही थी कि कुचू पुचू प्यार से प्लीज इस्तीफा दे दीजिए ना। हाँ, ये बड़ा वायरल हुआ है मतलब। तो आप सोचिए कि यदि आंदोलन से, लोगों की चीख पुकार से यदि सरकार को नहीं सुन रही है, तो मतलब स्टूडेंट्स ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम आपसे प्यार से इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारा भविष्य खराब नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति, संविधान ये इजाजत ही नहीं देता है कि आप लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करो। तो आप जब वहाँ पर गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उन बच्चों को जब आप मिले जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे? लीडर्स के साथ भी आपने स्टेज शेयर किया जो सीजेपी के लीडर्स थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? देखिए, एक्सपीरियंस, आप लोगों के दुख दर्द की जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ आप सोचिए, जो घरों में ऐशो आराम से जीते हैं, यदि वो लोग सड़क पे बैठे हैं तो बहुत दर्द का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद वो सड़क पे पहुंचते हैं, तो उनका वो दुख और दर्द जब महसूस होता है तो बड़ा ही अटपटा और अजीबोगरीब लगता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज हिंदुस्तान में हम लोग किन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। तो आप जो उस कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स हैं, अभिजीत दिपके, एक आशुतोष रांका जो अपने राजस्थान के ही हैं, उनसे मिले? हाँ, सब लोग मिले थे वहाँ स्टेज। तो अभी उनको लेकर बड़ी चर्चाएं, क्योंकि उन्होंने अब नई मुहिम शुरू की है, सरकारी स्कूल में वो जाकर जो है व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, अच्छा डिसीजन है? देखिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम करना चाहिए और सोचना चाहिए। जो भी सोचे और काम करे, सब लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं।
लेकिन सरकार ने तो वीडियोग्राफी और मीडिया को ही बैन कर दिया स्कूलों में। मुझे लगता है इतना शोषण तो अंग्रेज भी नहीं करते होंगे। ये तो उनसे भी बढ़ के उस रवैये पे उतर गए हैं कि हमारी तो खुद की कंपनी है, जैसे मर्जी होगी। यहाँ लोगों का हित अहित कोई मामला ही नहीं है। यहाँ तो इन लोगों को क्या सोचा, इन लोगों का मन हुआ कि सड़क पे गद्दा लगा के सोना है, गाड़ी की डिग्गी में गद्दा लगा के सोना है, सो जाएंगे। इन लोगों का मन हुआ कि हमारे मन के मुताबिक ये चीज ठीक नहीं है तो ये तुरंत उसका फरमान निकाल देंगे कि सरकारी स्कूल कोई जाए नहीं। अरे क्यों नहीं जा सकता भाई, जनता के टैक्स से ही तो सरकारी स्कूल बने, उसी से वो चल रहे हैं, उसी से उनको पढ़ाने लिखाने वालों की तनख्वाह आ रही है। क्यों नहीं जा सकते? जिस व्यक्ति का जिस चीज में पैसा लग रहा है उनका हक और अधिकार है। ये तो वो जो बात कह रहे हैं ना कि धीरे धीरे संविधान में भी बदलाव करने का इनका जो पुरजोर प्रयास है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। ये तो हम लोग डटे हुए हैं, आम जनता समझदार है, वो लड़ रही है अपने हक अधिकार के लिए, इसलिए ये बची हुई है चीजें अभी। नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग ये देख रहे हैं कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं तो इनका रास्ता अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वीडियोग्राफी है स्कूल वगैरह में ये रहनी चाहिए प्रॉपर तरीके से? जब क्योंकि कोई- इसका एक मेन रीज़न जो है वो ये दिया जा रहा है कि अब कोई भी जो है वो कैमरा उठाकर बस घुस जाता है और अपना कंटेंट क्रिएट करके निकल जाता है। आप काम ही इतना अच्छा कीजिए ना। आप सोचिए सरकार ने इतना पैसा दिया है स्कूलों को ठीक कराने के लिए, अभी तक एक स्कूल ही ठीक नहीं किए। तो यदि कोई नाकामी होगी, वो नहीं दिखाएंगे तो धीरे धीरे वो और बढ़ जाएगी, फिर खत्म हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। अभी पिछले दिनों ही मैंने जयपुर शहर के सिविल लाइंस विधानसभा के जो विधायक हैं गोपाल शर्मा जी, उनका मैंने पॉडकास्ट किया था। मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि स्कूलों को लेकर जो स्थितियां बनती है वो काफ़ी ख़राब है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा था कि ये आज का काम नहीं है, पिछले 17 सालों में भी जो करप्शन हुआ है ये उसका एक रीज़न है जो भुगतना पड़ रहा है। आप सोचिए, आपके परदादा जी ने कोई मकान बनाया है और उसका आप मेंटेनेंस नहीं करवाओगे तो ये गलती आपके परदादा जी की है कि उन्होंने घर बना दिया और आपको मिल गया वो घर। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, जब वो सत्ता में सिस्टम में आता है तो वो दूसरे के ऊपर आरोप मंडे नहीं, वो ये जिम्मेदारी के साथ। भाई आप लोग जो फिर ये सरकार का पैसा ले रहे हो, उस पैसे को क्या कर रहे हो? जो सरकार से आप पैसा ले रहे हो, स्कूलों के नाम पे ले रहे हो, हॉस्पिटलों के नाम पे ले रहे हो। सोचिए हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं ना, वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है कि महीनों एडमिट होना पड़ रहा है। छोटे मोटे बुखार के लिए तो आजकल लोगों को हॉस्पिटल जाने से डर लगने लग गया कि वहाँ जाएंगे कहाँ दीवार गिर जाएगी, कहाँ छत गिर जाएगी, कि हम लोगों को वहीं एडमिट हो जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब जिम्मेदार लोगों की आवश्यकता सख्त है कि कम से कम लोग जिम्मेदारी तो लेवे क्या, हाँ ये हमारा काम है, हम नहीं कर पाए अब करेंगे। पर यहाँ तो उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे भाई जब परदादा जी मकान बना के गए हैं तो उसको मेंटेनेंस का काम तो हमारा है। बिल्कुल। जो ये पीढ़ी जी रही है, जो अभी सिस्टम में बैठे लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सब करप्शन पे उतरे हुए हैं। जिसका जितना बस चले उतना करप्शन किए जा रहे हैं। फिलहाल तो ये चल रहा है कि आप किसी कांग्रेस के नेता से सवाल पूछेंगे तो वो कह देंगे कि अभी वाली सरकार काम नहीं कर रही, बीजेपी वाले से पूछेंगे तो वो कह देंगे कि पहले काम उन्होंने खराब किया इसलिए अब हमको झेलना पड़ रहा है। जनता परेशान होती है। देखिए मैं जब यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा था तो मैंने लोगों को कहा था कि मैं आपको मेरे कामों का हिसाब दूंगा। मैंने यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को बताया मैंने आप लोगों के लिए जो 20 साल में काम नहीं हुए थे वो किए हैं। कई सालों से जो लाइब्रेरी बन के तैयार थी, कई साल हो गए थे, उसको मैंने कहा मैं खुलवाऊंगा। मैंने कभी राजनीति में हो चाहे काम में हो, किसी भी चीज में बहाने की आज आवश्यकता कहीं है नहीं। यदि कोई बहाना देगा तो वो खुद का और दूसरों का नुकसान करने के लिए ही बहाना दे रहा है। सोचिए यदि किसान बहाना दे देगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या अब की बार हमारा मन नहीं है, हम फसल ही नहीं उगाएंगे, तो फिर आप क्या कहोगे? लोग भूख से मर नहीं जाएंगे? तो हम उस कौम के लोग हैं, काम करने में भरोसा करते हैं, जो बात कहते हैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं।
उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, वो जमाना गया अब कि आप लोग दूसरों को दोषी बता दो और खुद अपने आप को एकदम वाइट कॉलर रखना चाहो। सही बात है। तो छात्र नेता जब आप थे तो आपने छात्रों के लिए खूब आवाज़ें उठाई और सभी के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन गए, लेकिन अब आपसे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई है। तो निर्मल चौधरी का क्या प्लान है आगे का, वो क्या करना चाह रहे हैं अब? जितनी अभी तो मैं इस जिम्मेदारी में हूं कि कितने दुखदाई लोगों का दुख दूर कर पाऊं या कम कर पाऊं, ये मेरा प्रयास रहता है, हमेशा करता हूं। जो भी दुखी आत्मा आती है, दुख से परेशान लोग आते हैं, उन लोगों की मैं कहाँ कहाँ कितनी मदद कर पाऊं, उसके लिए हाजिर रहता हूं। नहीं, इसमें एक मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट अभी भी मतलब परेशान है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है एंड आपसे हेल्प चाहता है, तो क्या तरीका, आपसे कैसे जुड़ सकता है वो? मेरे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, मेरा एक नंबर नहीं है, मेरे कम से कम 50 हेल्पलाइन नंबर होंगे जिस पे कांटेक्ट करते हैं लोग और उनका समाधान करते हैं, तुरंत वापस समाधान भी बताते हैं। यदि स्टूडेंट्स गलत है, हमारे पास इस तरीके के लोग बहुत आते हैं, पास करा दो, ये करा दो। इसके नाम पे बहुत सारी ठगी भी होती है, स्कैम भी होता है। तो ये मैं पहले दिन से कहता आया हूँ लोगों को, आप अपने फ्यूचर को खराब करने का पहला दिन की शुरुआत कर रहे हो कि आपको पास होना है। आप लिख के आओ, मेहनत करोगे तो ही परिणाम मिलेगा। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे छात्र नेता ऐसे हैं जो नकल करते हैं, पेपर लीक करते हैं। मैंने कभी भी, मेरा जहाँ जहाँ सेंटर आया है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जी, आप वहाँ जो लोग ड्यूटी लगती है उन लोगों से कभी पूछना, मैंने आज तक इधर से दाएं से बाएं भी नहीं देखा है। एक बिंदु जितनी भी नकल नहीं करता था। जितनी मेरी मानसिक क्षमता थी उस क्षमता को मैं उस कॉपी में दिखाता था। तो स्टूडेंट से ये मेरी अपील रहेगी कि आप लोग मेहनत करो और उसके बाद परिणाम में भरोसा करो। यदि आज पहले ही आप यदि झूठे परिणाम में घुस जाओगे तो आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। नहीं, एक चीज़ मैंने खुद ने पर्सनल लेवल पे नोटिस की है कि कुछ छात्र हैं जो वाकई में जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जाने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका विजन बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होते हैं वो लोग, अपनी आवाज़ को अच्छे तरीके से उठाना जानते हैं। बट इनके साथ ही बहुत सारे ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बस रील बनाने के लिए जो है माहौल बना देते हैं। तो इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि देखो 100 लोग अगर सही हैं तो एक इंसान गलत निकल भी जाता है। देखो मेरे भाई, ये शरीर है अपना, इसमें कभी बुखार आ जाता है तो उसकी दवा लेनी पड़ती है, उससे ठीक होते हैं। स्टूडेंट का क्या इलाज करें? तो समाज में हर तरीके का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है लोगों को। संस्कृत पढ़नी है तो संस्कृत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका परिणाम आएगा। सामाजिक है, विज्ञान है, तो उन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा। किसकी बुद्धि विज्ञान में चलती है, किसकी बुद्धि संस्कृत में चलनी है, ये हर व्यक्ति को डिसाइड करना है। नहीं, फिर भी कई सारे स्टूडेंट हैं मार्ग भटक जाते हैं, शायद पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन उनको लगता है कि हम तो छात्र राजनीति करेंगे, फिर वो ना उधर कुछ कर पाते ना इधर कर पाते। देखिए, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति को अपने मन का बात सुनने का, काम करने का अधिकार है। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये करो और आप ये मत करो। जिसको जिस चीज में अच्छा लगता है और मजा आता है वो उसका संवैधानिक अधिकार है करना। तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी खुद की अपनी विचारधारा या फिर पार्टी की विचारधारा? देखिए, एक परिवार में जब हमारा जन्म होता है तो हमारे परिवार की रीति नीति, संस्कार और संस्कृति, उसके बड़े मायने होते हैं। उन्हीं मायनों में हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। यानी कि पार्टी की विचारधारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, यानी कि संस्कार जो हमें मिले हैं जी। विचार। तो अगर आपकी पार्टी आपसे कहे कि आपको आप ही के क्षेत्र में जहाँ से आप आते हैं, नागौर से, है ना, तो वहाँ पर अगर आपको चुनाव लड़ना पड़े तो शायद आपको कुछ ऐसे लोगों के अगेंस्ट लड़ना होगा जो शायद आपके साथ समर्थन में आपके साथ धरने पर बैठे थे। देखिए, ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें जनता के चाहने से ना चाहने से चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। मैं या आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन
कैसे लड़ेगा, किसका क्या परिणाम होगा, ना कोई पार्टी तय कर सकती है। ये तो जनता जिसको चाहती है, पार्टी उसके समर्थन में रहती है और पार्टी का समर्थन लेके व्यक्ति आगे बढ़ता है। नहीं, इसमें एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू और आजकल नया जुड़ गया, हमारा चैट जीपीटी। मैंने नॉर्मली आपके यहाँ आने से पहले इस पर एक प्रॉम्प्ट डाला कि निर्मल चौधरी अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वो सीट कौन सी हो सकती है। 2 नाम मेरे सामने आए। पहला तो आपका जो जन्मभूमि है नागौर क्षेत्र, वहाँ की किसी विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे। दूसरा आई कि जयपुर के चाकसू विधानसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं। 2 नाम आए। अब क्यों आए मुझे नहीं पता, आप बताओ ये। देखिए, मैंने ये ना तो तय किया है और ना अभी इस बारे में सोचा है। ये तो जिन लोगों को जहां मेरी आवश्यकता लगती है वो लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। बाकी मेरे चाहने से मैं कुछ नहीं बन सकता। नहीं, आपके क्षेत्र के लोग तो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप उनकी आवाज़ बनकर खड़े रहें और हाँ, उनके ये काम मैं हमेशा जीवन भर करूंगा। मेरा काम ही यही है। उसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आज भी मेरे पास इस तरीके का कोई भी पद नहीं है, लेकिन मैं पद के हिसाब से आज तक काम करता ही नहीं आया हूँ। मैंने आज तक काम ही वो किया जो जनता के हित में और जनता की मजबूती के लिए। ठीक है, तो निर्मल चौधरी का कोई भी इंटरव्यू, कोई भी पॉडकास्ट अधूरा है अगर उनकी गाड़ियों के बारे में जिक्र ना हो। क्योंकि मैंने इतने आपके वीडियोस, इतने इंटरव्यूज़ देखे, हर किसी का सवाल है डिफेंडर कहाँ से आई, वेलफेयर कहाँ से आई। मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ क्योंकि आप ही के राजनीति के एक साथी ने, साथी बोले या फिर राजनीति के साथी ही, खैर उन्होंने इसका जवाब दिया है। उनसे नरेश मीणा जी को आप जानते होंगे, उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि निर्मल चौधरी जी के पास तो डिफेंडर आ गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि जब आप राजनीति से जुड़ते हैं तो आपके पास लोग जुड़ते चले जाते हैं, नए नए भामाशाह आ जाते हैं। तो शायद निर्मल चौधरी के पास कोई ऐसा बड़ा भामाशाह है जो उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। तो वाकई में सही है वो या फिर ऐसे ही कुछ बोल दिया उन्होंने? देखिए, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। वो हमारे यूनिवर्सिटी के सम्मानित नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं। बिल्कुल। क्या होता है कि आप संवैधानिक काम करते हो और संवैधानिक तरीके से जीते हो, तो ये तो सरकार के पास हर तरीके का जवाब होता है, कौन सी चीज कहाँ से आई और कैसे आई। तो किसी भी व्यक्ति को पता करना हो तो जांच पड़ताल कर ले। नहीं, आप खुद ही बता दो, कौन जांच पड़ताल, किसके पास समय है सर? सब तो प्रोटेस्ट में बिजी बैठे हैं फिलहाल। जानना कौन चाहता है? आपके सारे जिन लोगों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। देखिए, ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सामाजिक रूप से जो लोग मजबूत होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। जो युवाओं को पसंद होता है, मेरे पास मेरा तो कुछ नहीं है, लोग मेरा कॉन्फिडेंस मजबूत रहे उसके लिए उनसे जो बन पड़ता है वो करते हैं। फिर भी पता मैं ये नहीं। मानता हूँ कि हिंदुस्तान के सिस्टम में, उनके नॉर्म्स में जो काम नहीं आता है वो ना तो मैं करता हूँ ना किसी और को सलाह देता हूँ। तो सरकार के नियमों में जो हमारा अधिकार है उसमें यदि अपन कुछ करते हैं तो वो हमारा अधिकार है, करना चाहिए और करेंगे। तो इन दी एंड मतलब कहा जाए तो जब आप कुछ पॉलिटिक्स में करने जाते हैं तो लोग साथ में जुड़ते हैं एंड हेल्प होती है, मतलब लोग आपको इंस्पायर करते हैं कि भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ो। बिल्कुल। निर्मल चौधरी यदि कोई गलत सोचता है कि बहुत सारे लोग हैं उल्टे सीधे नाम जोड़ते हैं, मैं जीवन में कभी भी किसी भी जगह कोई भी गलत काम नहीं करता हूं, ना कभी आसपास के लोगों को सलाह देता हूं। जो गलत दिशा में आगे बढ़ता है उसको मेरा कभी समर्थन नहीं है। आप लोग सोचिए, जब मेरे को अरेस्ट किया गया था तो उस टाइम इनाम रख दिया था कि निर्मल चौधरी के खिलाफ कोई तो चीज लेके आओ, कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप क्या सोचते हो मेरी संडे को जमानत हुई? तो वो क्यों हुई? आज तक किसी की नहीं हुई ना। पूरा जब एक तंत्र आपके पीछे लग जाता है और उसके बाद भी आपका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत सच्चा रहना पड़ता है आदमी को, बहुत पारदर्शी रहना पड़ता है आदमी को। मैं ये कहने वाला था, मैं जब वहाँ अरेस्ट हुआ, थाने में बैठा, तो कई पुलिस के अफसर आए। उन्होंने कहा तेरी डिफेंडर कहाँ से आई? मैंने कहा अफसर तो तुम हो, पता करो ना कहाँ से आई, कैसे आई है। अच्छा। तो किसी ने कहा
कि नहीं नहीं तू तो 2 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है। मैंने कहा जब 2 नंबर 3 नंबर तुम्हें लगता है तो पता करो ना, तुम्हारा काम है ये, मेरा काम थोड़ी है। भाई पहले तो मैंने कहा तुम लोग कम पढ़े लिखे हो। रेंज रोवर ऐसे किसी व्यक्ति को गाड़ी नहीं देता है जो उसके काबिल नहीं है। यदि कोई गलत तरीके से सोचता है, हाँ। बैंक किसी ऐसे व्यक्ति को लोन ही नहीं देता है जो नियमों के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। बिल्कुल। तो मुझे तो उस दिन बड़ा यूं ऐसे महसूस हुआ, मैंने कहा यार ये देखो पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या मूर्खता वाली बातें कर रही हैं। देश के संविधान को कैसे मजबूत करेंगे, ये भारत के लोगों का भविष्य कैसे उज्जवल करेंगे, जब ये पढ़ लिख के अफसर बने। इन लोगों को यही नहीं पता है कि डिपेंडर नकली है कि असली है। मैंने कहा ये आप लोगों का काम है, पता कीजिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं एक बिंदु जितना भी गलत काम नहीं करता, और मैं एक बिंदु जितना भी गलत काम करता तो मुझे इतना जोर से कोई नहीं बोलने देता। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, जो बिंदु जितना भी गलत काम करता है उसको लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज। यदि मैं गलत रास्ते पे होता तो 1 मिनट में ये लोग तो मेरी प्रदर्शनी लगा देते हैं। आप क्या सोचते हो, ये कितने जो भी लोग यदि इस तरीके से सोचते हैं कि डिफेंडर यहां से आ गई, वहां से आ गई, ऐसे आ गई, तो डिफेंडर सारे नियमों में, सिस्टम से हैं। आज ये क्लियर हो गया है भाई कि डिफेंडर कहाँ से आई है। तो जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, जितने मीडिया वाले हैं, इसको रिकॉर्ड कर लें, डिफेंडर कहाँ से आई है। तो हम लोगों ने पॉलिटिक्स की काफ़ी सारी बातें की, लेकिन हम जो है, हमारी बेसिकली ऑडियंस जो है वो टीवी सीरियल मूवीज़ वाली है, तो हम लोग बड़ी उस वाइब में ही चलते हैं। तो अगर निर्मल चौधरी जो है अपनी डिफेंडर में भी जा रहे हैं, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, चर्चा का विषय है, तो गाने वाने सुनते हो आप डिफेंडर के अंदर? देखिए इतना समय नहीं मिल पाता गाने सुने, फोन इतना रहता है, इधर के उधर काम इतने होते हैं। फिर भी क्या पसंद है? हरियाणवी सुनते हो, पंजाबी सुनते हो, या फिर मारवाड़ी में गौरी नाचे ना गौरी नाचे, कुछ ऐसा टाइप नहीं, का? इस तरीके के मैं कोई गाने नहीं सुनता। आपके क्षेत्र का गाना है? मुझे जो भी देशभक्ति गाने होते हैं उनकी धुन भी अच्छी लगती है और उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। ओके। फिर भी आपके क्षेत्र की हैं और काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, अब राजनीति में एक्टिव हुई हैं गौरी देखिए नागौरी मैं जी। आपको पहले भी कह चुका हूँ, इस देश और दुनिया के अंदर लोकतंत्र आपको संविधान लोकतांत्रिक गरिमा में रहते हुए यदि किसी चीज़ की अनुमति देता है तो सब लोगों का हक और अधिकार है। ये कोई नई बात नहीं है, इस पे अपन चर्चा करें। सबका अपना अपना अधिकार है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। अब जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, और आप खुद भी चलाते होंगे, तो आप अक्सर खुद को लेकर भी कई ऐसी चीज़ें देखते होंगे जो आपको भी देखकर लगता होगा कि ये कब हो गया। रिसेंटली मतलब मैं वो वीडियो देख रहा था जिसमें आपकी शादी को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही थी। एक वीडियो में तो ऐसा बताया गया था कि निर्मल चौधरी जी की शादी में शादी के कार्ड इतने छपेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। क्या है ये सब? आपके पास भी आते हैं देखिए शादी वीडियोस? के कार्ड, शादी, इन सब के बारे में माता पिता हमारे समाज में जिम्मेदार होते हैं। वही तय करते हैं किस काम को कैसे करना है, क्या करना है। हमारा, मैं किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत नहीं लेता हूँ। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं। कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, जिससे जो बन पड़ता है वो बात बोलता है। शादी ब्याह में पहले दिन से क्लियर हूँ कि हमारे जो माता पिता होते हैं गाँव में, हमारा शादी ब्याह वही लोग तय करते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि माता पिता आपको जो बात बोलते हैं वो बड़ी सोच समझ के बोलते हैं, वो जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। तो एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते मैं कभी मेरे माँ बाप की कोई बात टालता नहीं। सही है, बिल्कुल सही बात है। तो एक सवाल जो अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चढ़ता है, क्योंकि जब भी राजस्थान में छात्र नेताओं की बात होती है तो 2 नाम हमेशा टॉप पर लिए जाते हैं। पहला निर्मल चौधरी और दूसरा नाम रविंद्र सिंह भाटी। अब मैं सोशल मीडिया पर मैं देखूँ, चाहे कोई भी हो, किसी से भी आप पूछो, अगर आप रविंद्र सिंह भाटी जी के कमेंट सेक्शन में जाकर चेक करोगे तो आपका नाम मिलेगा, आपके कमेंट सेक्शन में आके देखूँगा तो उनका नाम मिलेगा। तो आप भी मतलब कैसा आपको पर्सनल लेवल पे है, उनसे आपसे बातचीत होती है आपकी? मेरा सबसे अच्छा।
तो मतलब कभी आप लोगों की चर्चा होती है इस बात पे कि देखो यार अपने लिए अपन साथ में और पब्लिक अलग ही अगेंस्ट हो रही है अपने? नहीं, ऐसी मेरी चर्चा भी नहीं होती। हम्म। ना कभी हम ऐसी जगह टकराते हैं, ना हमारी इतनी कभी मुलाकात हो। अच्छा, इतनी ज़्यादा मतलब मुलाकात नहीं हुई, कभी ओकेजनली हो जाती है। और भी कई सारे जो हमारे छात्र नेता हैं जो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें हम जयपुर से अगर झूठवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं अभिषेक चौधरी, वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो इनसे आपकी चर्चाएं होती हैं? बाकी आप मिलते हैं वो छात्र नेता आपस में सारे? देखिए, मुलाकात होती है हम्म। और असल में सब अपना अपना काम करते हैं। जिसको जो जो अच्छा लगता है, जिसको जो जो समझ में आता है, सब लोग वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। हम्म। कोई राजनीति ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि कोई किसी से पूछ के करेगा या कोई किसी से समझ के करेगा। ये तो आम जनता के हित का सब्जेक्ट है कि उनकी मजबूती के लिए जिस आदमी के साथ अन्याय होता है उसको रोकने के लिए आप लोग क्या प्रयास करते हो, क्या सोचते हो। फिर भी मतलब अगर कोई भी एक छात्र नेता, तो कोई तो मतलब होता है ना कि ये क्लोज है, तो कोई ऐसा है जो आपका रियल लाइफ बहुत अच्छा दोस्त है, कोई छात्र नेता, किसी एक का आप नाम लेना मेरे चाहें? भाई, हमारे सभी अच्छे दोस्त हैं, कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं। नहीं, फिर भी तो सबसे ये बातचीत होती है, सबके अच्छी मुलाकात हो जाती है। ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं। स्पेशल कोई दोस्त नहीं है छात्र नेताओं में? सब अच्छे दोस्त हैं, तो इसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं है। आपका जो महारानी कॉलेज वाला जो इंसिडेंट था, उसका जो वीडियो था वो बड़ा वायरल फिर रहा था सोशल मीडिया, बड़ा चर्चा मेरा। उसमें एक व्यक्ति था, जब आप पर हमला हुआ था, वाइट कलर के शर्ट में, इतने कमेंट्स है, वो मुझे नहीं पता कौन थे, आपको शायद पता हो तो, जिन्होंने तुरंत आकर जो है आपको प्रोटेक्ट किया। एंड उनको लेकर बड़ी वो है सोशल मीडिया पर। मैं कमेंट चेक कर रहा था आज ही कि यार वाइट शर्ट वाला व्यक्ति था कौन, जिसने आपको मतलब सबसे पहले वही भाग कर आया आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको पता है कौन है वो? हमारे साथी टीम के भाई हैं, खूब सारे लोग थे, बहुत सारे लोग दौड़ के आए थे उस टाइम। उस टाइम हमारे समाज के लोगों ने बैठ के उसका फैसला कर दिया था। जिसकी गलती थी उसने माफ़ी मांग ली, तो जो चीज़ें सोल्व हो जाती है उसकी अपन बात करें तो कोई तुक नहीं है। नहीं, मैं तो आपके दोस्त की बात कर रहा था, उस मुद्दे पे तो अपन जा ही नहीं रहे, क्योंकि उसको लेकर तो ऑलरेडी आप इतने सारे मीडिया में बोल चुके हो, तो वो चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। वेल, हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अभी कुछ मैं आपसे वन लाइनर पूछता हूँ, हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं छोटा सा, आपको एक लाइन में बताना है, और ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट टाइप का है आपके खुद के फैंस के लिए, ठीक है? तो निर्मल चौधरी को क्या ज़्यादा पसंद है, मूवीज़ और वेब सीरीज़? आज तक मैं मूवी हॉल का तो मेरा काम ही नहीं पड़ा। कभी नहीं कोई गए? बचपन में गया हूँगा तो गया हूँगा। अब जब स्टूडेंट थे तब भी नहीं गए दोस्तों के साथ कभी, ऐसे कि यार चलो मूवी दिखा के लाता हूँ, या फिर मूवी देख के बहुत आता हूँ? लंबा टाइम बीत गया, मतलब इन 8-10 साल में तो नहीं गया। बिल्कुल नहीं गए? अच्छा, और फ़ोन वगैरह में देख लेते हैं मतलब? फ़ोन वगैरह में खबरें देख लेते हैं, वैसे कोई छोटी मोटी चीज़ अच्छी लग जाती है तो देख लेते हैं, ऐसे पर्टिकुलर कुछ नहीं। ओके। फिर भी आपने कहा कि गाने वाने नहीं सुनते, फिर भी मैं पूछता हूँ कि आप मतलब किस टाइप के गाने वाने सुनने पसंद करते हो? कभी कान में भी पड़ जाए तो कैसे पसंद है, हनी सिंह या अरिजीत सिंह, किस टाइप जो के? मैं तो इतना मतलब पर्टिकुलर सिंगरों के तो गाने सुने ही नहीं, तो मुझे ये पता ही नहीं है कि कौन से सिंगर ने कौन सा गाना गाया है। अच्छा। बस रील्स पे जो गाने सामने आ जाते हैं वो सुन जाते हैं। और असल में जो देशभक्ति गाने होते हैं उनकी धुन होती है, वो एक अच्छा। पॉजिटिव एनर्जी की धुन होती हाँ, है। हाँ। बाकी तो गाने तो सभी अच्छे हैं। हनी सिंह भी अच्छा गाते हैं, अरिजीत सिंह भी अच्छा गाते हैं। भाई क्या होता है कि कोई 1% अच्छा कर पाता होगा, कोई 100% कर पाता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप से 100% अच्छा करता है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। ओके। तो ये शायद न्यूज़ चैनल्स के लिए डिफेंडर या वेलफेयर ज़्यादा बढ़िया, आपको कंफर्टेबल किस में लगता है बैठने पर? डिफेंडर अपनी जगह बेस्ट हो जाती है, वेलफायर हाईवे पे अच्छी रहती है। डिफेंडर टूटी फूटी सड़कों पे ठीक काम आ जाती है। आपको पर्सनली कौन सी ज़्यादा पसंद है? मैं जगह के हिसाब से यूज़ करता जगह हूँ। के हिसाब जैसे से। गांव में गया हूँ, वहाँ रोडें थोड़ी टूटी फूटी है, खड्डे हैं, तो फिर वहाँ वेलफायर नहीं चलती, तो फिर वहाँ डिफेंडर में चल अभी लेता किससे हूँ। हैं आप? अभी तो वेलफायर से। अच्छा, ओके, ठीक है। तो लास्ट है ये सवाल, और इसका जवाब शायद सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा, एंड निर्मल चौधरी जी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी नई जो आपको पता चली होगी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड
आप भी हमारे दर्शकों को कह दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया हो तो वो लाइक वाइक भी करें, शायद आपकी बात मान जाए। जी देखिए, रजत जी ने अपनी एक शुरुआत करी है। सरदार शेर के रहने वाले हैं, सरदार शेर से जयपुर ये आए हैं और अपना संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष इसमें कर रहे हैं कि आप लोगों तक और आप लोगों की आवाज़ को मजबूत कैसे कर सके ये। तो इनके इस प्रयास में हम सब लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई संघर्ष करता है, हर संघर्ष करने वाले का साथ सब लोग देते हैं। तो ये ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से ये सच्ची और अच्छी जो खबरें होगी, जो अच्छी और सच्ची बातें होगी, उनको हमेशा मजबूत करने का, बुलंद करने का प्रयास करेंगे। तो मैं व्यक्तिगत इनका समर्थन करता हूँ। आप लोगों से भी मेरी अपील और निवेदन रहेगा कि इन लोगों की आवाज़ को कितना हम मजबूत कर पाते हैं, यह हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हमारे बीच के जो लोग हैं वो नए काम में जाके शुरुआत करते हैं तो कैसे स्थापित हो पाएँ और मजबूत हो पाएँ। उसके लिए सब लोगों का आशीर्वाद अति आवश्यक है। बहुत आपको बहुत खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।